अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम चारों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी, ह्यूज प्रोटेस्ट इन गिलगित बल्तिस्तान इन फ्रीजिंग कोल्ड, 15 डिमांड्स ऑफ पीपल। सैयद मुजम्मल ऑफिशियल का बयान है जी, अभी सुनते हैं और व्यू बाद में देंगे। मेरा नाम मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, नदीम इकबाल जंजुआ। भाई सकलैन इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट। तो इनकलाब फ़्रांस जो कि 1789 में आया, जिसको फ्रेंच रेवोल्यूशन भी कहते हैं, उससे पहले अगर हम थोड़ा एनालिसिस करें कि उसकी वजूहत क्या थी और किस चीज़ ने लोगों को कंपेल किया कि वो जाकर इतनी एजिटेशन करें कि जो महलात थे सरकारी उनको जाकर उन्होंने आग लगा दी और एहतजाज किए, एग्जीक्यूशंस की जो वहाँ पर रूलिंग क्लास थी उसकी। तो वजह सिर्फ ये मिलती है कि सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स उस वक्त असल में खाने पीने की अशिया की कमी थी, क्योंकि उस वक्त के फ्रांस में सिर्फ 3 किस्म की क्लासेस थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड एंड द थर्ड स्टेट। जो पहली और दूसरी स्टेट थी उस दौर में, वो 90% लोगों के ऊपर रूल कर रही थी और उसमें सिर्फ अशराफिया थी जिसको आवाम के हालात से कोई सरोकार नहीं था। लुई 16 जो उस वक्त बादशाह था फ्रांस का, उसकी वाइफ का एक कोट भी बहुत मशहूर था, जिसका नाम मैरी एंटोनेट था, जिसने कहा था कि अगर आपके पास रोटी नहीं है खाने के लिए तो केक खाइए, कुछ नहीं होता इससे कि अगर रोटी फराम नहीं की जा रही, गंदम नहीं मिल रही। तो बात यह है कि इससे आपको पता चलता है कि अक्सर छोटे छोटे अवामिल, चाहे वो खुराक से मुतल्लिक हों या डेली ब्रेड से मुतल्लिक हों, वो इतने बड़े बड़े एजिटेशंस और एहतजाज के सिलसिलों में कन्वर्ट हो जाता है कि आप इसको राइट ऑफ नहीं कर सकते। तो ये बात जो मैं करने जा रहा हूँ वो है गिलगित बल्तिस्तान से मुतल्लिक, क्योंकि हर 3-4 महीने बाद वहाँ पर एक बड़े एहतजाज की वेव चली आ रही है। 2022 के मिड से लेकर 2024 का आगाज़ हो चुका है। 2022 में भी आखिर में ये एहतजाज शुरू हुए थे जब टैक्सेशन की बात की जा रही थी। फाइनेंस एक्ट 2023 जब राइज हुआ, उसमें बहुत सी अशिया के ऊपर टैक्सेशन करने का फ़ैसला किया गया, उस पर एहतजाज शुरू हो गए। हमने उसको कवर किया, किसी और ने नहीं किया। आगे बढ़े तो वहाँ पर आपको याद होगा आगा बाकिर के ऊपर एक FIR काट दी गई थी, शिया सुन्नी फसाद शुरू हो गया, उसको हमने कवर किया, फिर किसी और ने नहीं किया। अब अगर बात की जाए करंट सिचुएशन की, तो 1 जनवरी से 2024 से लेकर 1 महीना होने वाला एहतजाज का सिलसिला सख्त सर्दी में -10 -15 के टेम्परेचर में आवाम सड़कों पे हज़ारों की तादाद में बैठी हुई है और वो चल रहा है। क्यों चल रहा है? इसीलिए कि इस बार भी बेसिक राइट मांग रहे हैं कि गंदम की कीमतों में जो इजाफा है उसको वापस लिया जाए। वो एहतजाज बढ़ता बढ़ता मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्स में फैला और इस वक्त मुख्तलिफ जो इलाके हैं गिलगित बल्तिस्तान रीजन के, इवन चिलास तक और दयामर तक और तांगेर तक ये कॉल जा चुकी है कि वहाँ पर भी एहतजाज करना है। और मुजाहिरीन ये बात कर रहे हैं कि कराक्रम हाईवे को अब ब्लॉक किया जाएगा। इसके अलावा नगर से जो काफ़िला निकला हुआ है गिलगित सिटी की तरफ, वो अब तक रास्ते में है, मुख्तलिफ जगहों पे पड़ा हुआ है उसका। और ये फुटेजेस जो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही हैं, हैरान कुन नंबर इसके अंदर आपको दिखाई देगा, हज़ारों लाखों की तादाद बन जाती है ये आगे बढ़ के। पाकिस्तान में बहुत से लोग इस वक्त जलसों में मसरूफ़ हैं। नवाज़ शरीफ साहब की बात कर ली जाए, बिलावल भुट्टो साहब की बात कर ली जाए, तो रोज़ रात को एनालिसिस ये होता है कि कितने आदमी आए। मीडिया में जो मेन डिबेट है वो यही है ना कि जलसे कितने बड़े हो रहे हैं, पॉपुलैरिटी कितनी है। तो अगर आपने इन्हीं जलसों को देखना है जो आवाम का इज्तिमा सिर्फ इसलिए है कि अगला किंग किसको बनाना है या किसके सर के ऊपर ताज पहनाना है जो बाद में आप ही को प्रेस करेगा, तो ज़रा इन लोगों के इज्तिमा को भी देख लें जो अपने राइट्स के लिए निकले हुए हैं। लेकिन वहाँ पर नंबर मैटर नहीं करता आपके लिए, क्योंकि ये मेन स्ट्रीम एरियाज़ नहीं है। इसीलिए टोटल ब्लैकआउट है मीडिया के ऊपर, कोई बात नहीं कर रहा, कोई डिस्कस नहीं कर रहा। उसकी वजह यह है कि सब ह्यूमंस की कैटेगरी है ना, आपने देखना ही इस तरह उन लोगों को जैसे फर्स्ट क्लास सिटीज़न वो नहीं होते। तो पहली आपको ये वजह बताते हैं कि थोड़ी सी तारीख तो पहले भी मैं बता चुका हूँ, वीडियो में लिंक भी दे दूँगा आपको, जिसमें खालसा सरकार लॉस का जो मसला था। इसके अलावा अगर बात की जाए दीगर कवानीन की जो कि पहले राइज थे, जिसकी बुनियाद पे गिलगित एजेंसी जो पहले एग्जिस्ट करती थी एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी आफ्टर पार्टीशन, उसने ब्रिटिश राज से आज़ादी हासिल की, वही उनको आज भी दोबारा फेस करना पड़ रहा है। तो बात यह है कि तकरीबन 20 रुपये पर केजी वीट का जो रेट था उसको 36 रुपये करने का फ़ैसला हुआ, यानी कि ये 80% की इंक्रीज़ है टोटल प्राइस में। जबकि सारे पाकिस्तान में इसके अलावा अगर देखा जाए तो 25% महंगाई होती है सिर्फ। लेकिन गिलगित के अंदर जहाँ पर आपने सब्सिडी देनी थी गंदम पे, वहाँ आपने 80% महंगाई कर दी। तो इससे एहतजाज शुरू होते हैं। ये वही वीट सब्सिडी है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने 70s में दी थी। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर ना कोई लोकल इंडिजिनस इंडस्ट्री थी, ना वहाँ पर NFC अवार्ड के फंड्स जा रहे थे।
साथ साथ वहाँ पर एग्रीकल्चरल लैंड्स के ऊपर इन्हसार था सर्वाइवल का। सिर्फ हर आदमी का इन्हसार वहाँ पे खेती बाड़ी करके गंदम पर ही है और इस तरह की चीज़ों पर है जो कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में आती हैं। तो अगर उसी के ऊपर इतनी महंगाई होगी तो लोकल इंडिजिनस इंडस्ट्री तो एग्जिस्ट नहीं करती, कैसे चलेंगे रोज़गार उनके? इसका जवाब आप सोच लीजिए। अगर देखा जाए तो जो फाइनेंस का एक्ट आया था 2023 के अंदर, उसको रिपील करने की बात की जाती है कि यहाँ पर आप टैक्सेशन कैसे कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये हम भी कहते हैं। जब भी हमने उनको कोई हक ना देना हो तो हमारे पास सिर्फ एक बहाना होता है कि ये तो डिस्प्यूटेड एरिया है, ये तो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर तो अभी भी हम कॉन्स्टिट्यूशनली इसको प्रोविंस रिकगनाइज़ नहीं करते। आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरह ना वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है, ना वहाँ पर मुख्तलिफ हुकूमत है जो कि अपना ढांचा खुद चला सके, अपनी लेजिस्लेशन खुद कर सके। तो इसीलिए डिस्प्यूटेड रीजन है तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन डिस्प्यूटेड रीजन से टैक्सेशन करने का आपको कानून किसने बना के दिया? एक ऐसा एरिया जो कि डिस्प्यूटेड है, आप खुद मान रहे हैं कि पाकिस्तान का फॉर्मली हिस्सा नहीं है, उसी को आप टैक्स भी कर रहे हैं, साथ साथ वहीं के लोगों पे आप फोर्थ शेड्यूल भी लगा रहे हैं जो कि एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत ये बताता है कि दरअसल जो कॉन्स्टिट्यूशनल एरियाज़ हैं उन्हीं पे लगेगा ना। अगर एक एरिया आइन के अंदर आता ही नहीं है तो उसके ऊपर आप कैसे 1997 का एंटी टेररिज्म जो एक्ट है वो नाफिज कर सकते हैं? हालांकि इसका नफाज किन लोगों पे होता है जो दहशतगर्दी करते हैं। उसकी वजह यह है कि वो पॉलिटिकल एक्टिविज्म नहीं कर सकते, रैलियों में नहीं जाने देना उनको, उनकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना है। बेसिक वजह ये थी इस एक्ट की, जो कि पॉलिटिकल वर्कर्स पे लगाया जा रहा है। जिन पे लगना चाहिए उन पे लगता नहीं है, और लगना किन पे चाहिए ये आपको अच्छी तरह मालूम है। उसकी वजह यह है कि अभी रिसेंटली दहशतगर्दी के वाक़यात की सामने आया है। 14 अफराद जिनको गोलियां मार के हलाक किया गया रिसेंटली, अभी दिसंबर 2023 की बात कर रहा हूँ, जो कि बस पे अटैक हुआ था दयामर में। कहाँ गए वो दहशतगर्द? एक भी पकड़ा गया आज तक? आप बता दें अगर पकड़ा गया तो। बल्कि मुज़ाकरात किए उनसे जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो उनके ऊपर फोर्थ शेड्यूल नहीं लगेगा, लेकिन जो गंदम सस्ती करने की बात करेगा उस पर लगेगा। अभी तक की जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं तकरीबन 30 से 40 लोगों पे लगा चुके हैं आप, और इससे मज़ीद जो है वो एरियनेशन पड़ती है। इसके साथ साथ जो आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो आर्टिकल 15 है, 16 है, 17 है, 19 है, आप पढ़ लीजिए क्या कहता है। इन सब की इन्फ्रिंजमेंट है अगर आप किसी पे फोर्थ शेड्यूल लगाते हैं, लेकिन वहाँ पे अब भी लगाया जा रहा है। तो आर्टिकल 257 फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि जीबी के ऊपर एप्लीकेशन नहीं होती कॉन्स्टिट्यूशन की और आइन की, लेकिन जब हमने टैक्सेशन करनी हो तो फिर अचानक से गिलगित बल्तिस्तान जादुई तरीके से पाकिस्तान का हिस्सा भी बन जाता है। जब राइट्स देने हो तो फिर हिस्सा नहीं बनता। तो ये दोहरा मेयार जो है इसका कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो सब्सिडी एग्री की गई थी, बेसिकली तो जो यूनाइटेड नेशंस का जो कमीशन है फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, UNCIP की बात कर रहा हूँ, वो ये कहता है कि आपने 37 आइटम्स के ऊपर सब्सिडी देनी है डिस्प्यूटेड टेरिटरी में। आपने एक पर भी नहीं दी, आखिर में आके 3 चीज़ों पे आप कन्फाइन हो गए, जिसमें वीट था, केरोसिन ऑयल था, इसके अलावा एडिबल सीरियल्स थे। अब वो तीनों से भी आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटते जा रहे हैं एक एक करके। इसके ऊपर भी आप 80% की महंगाई करके ये बता रहे हैं कि हमें UN के लॉज की भी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, और साथ साथ हमने जो फाइनेंस एक्ट है उसको भी वापस नहीं लेना। देखा जाए अगर तो जो ज़मीन का मसला है वो भी इतना इंटेंसिफाइड है 2 साल से, क्योंकि लोकल्स बार बार ये कंप्लेन करते दिखाई देते हैं कि अगर आपने खालसा सरकार पे ही चलाना है गिलगित को, तो फिर हमने गोरे से हुकूमत वापस क्यों ली थी? फिर तो पार्टीशन वाली पुरानी जो पोजीशन है उस पर वापस आ गए ना हम। फिर तो हमें कोई आज़ादी नहीं मिली, डिफेक्टो आज़ादी भी नहीं है, ना डिजोरे आज़ादी है। तो उसमें क्या था कि जो इंडिजिनस लोग हैं सिर्फ उनका राइट है कि वो जगह एक्वायर कर सकें, बाहर से आके कोई जगह नहीं ले सकता। हमने, आपने और बहुत से लोगों ने हिंदुस्तान को दिन रात तनकीद का निशाना किस बात पे बनाया? इसीलिए कि वहाँ प्रॉपर्टी ले सकते हैं इंडियन कश्मीर के अंदर, तो यहाँ भी ले सकते हैं। अगर यहाँ बैठ के भी आपने उसी कानून को राइज कर दिया तो फिर आप उसकी दफ़ा एहतजाज क्यों कर रहे थे? फिर वहाँ पर आपका कोई रूल वायलेट क्यों हो गया? वहाँ मॉरल ग्राउंड कहाँ से आ गया? आपने तो खुद मॉरल ग्राउंड लूज़ कर दिया अगर आप दोबारा से खालसा सरकार लेकर आ गए हैं। तो स्टेट सब्जेक्ट रूल जो SSR का कानून था, जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया अपनी लास्ट वीडियो के अंदर, वो यही कहता है कि हाकमियत का जो हक है वो आवाम को है जो कि उस एरिया में रहते हैं, वहाँ के रिहायशी हैं। और इसके अलावा ज़मीन एक्वायर करने का राइट भी सिर्फ उनके पास है, जिसको मलकियत का हक कहते हैं। यानी कि हक मलकियत और हक हाकमियत सिर्फ और सिर्फ इंडिजिनस लोगों का है। इस पर अमल हो रहा है? नहीं हो रहा, आपके सामने है। SSR की जो रिजम्पशन है वो भी नहीं हो रही। इसके साथ साथ GB असम्बली तो आपने बना रखी है, लेकिन वो सिर्फ एक मजाक से बढ़ के कुछ नहीं है,
क्योंकि अगर एक मिनिस्टर आप पंजाब का या कहीं और का कराची का ले लेना, उसकी ताकत पूरी जीबी असम्बली से ज़्यादा दिखाई देगी आप। कंट्रोल और अपाहिज बेमकसद फजूल असम्बली की जगह, कंट्रोल असम्बली की जगह, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत कायम असम्बली की जगह एक बाख्तियार आइनसाज असम्बली की ज़रूरत है। और 18th अमेंडमेंट अगर आप लेकर आए हैं तो उसमें क्या था कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी ना बेसिकली, कि प्रोविंसेस अपनी हुकूमतों के फ़ैसले खुद करेंगे, अपना फ़ंड खुद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तालीम पे खुद इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अब अगर आप प्रोविंस किसी को मान ही नहीं रहे तो 18th अमेंडमेंट का नफाज भी नहीं होता। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि बेसिक तरीन राइट है। कोई वहाँ पर ये नहीं कह रहा कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आके बनाना शुरू कर दें, या यहाँ पर कोई आप गिलगित से दयामर तक या वहाँ से लेकर स्कर्दू तक कोई फ़्लाइटें चलाना शुरू कर दें। बेसिक राइट मांग रहे हैं कि रोटी खाने के लिए पैसे होने चाहिए हमारे पास, वो भी नहीं दे रहे आप। कवरेज भी नहीं है, ब्लैकआउट से सिर्फ, और अगर जो बात करें उससे सिर्फ यही कहा जाता है कि आप तो गद्दार हैं, आप असल में सिसेशनिस्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं और अलहदगी पसंद तहरीक चला रहे हैं, और आपको जवाब ही नहीं आता आगे से। जिस तरह से अभी रिसेंटली इस्लामाबाद में धरना हुआ, जो ट्रीटमेंट उसके साथ है वैसा ही ट्रीटमेंट यहाँ पे दिखाई देता है आपको। तो बात यह है कि इसका सलूशन इस सारी चीज़ का क्या है? सलूशन वही है जो वहाँ पर अवामी एक्शन कमेटी मुतालबा कर रही है। उसकी वजह कि सलूशन हमने यहाँ बैठ के या आपने इस्लामाबाद में बैठ के डिसाइड नहीं करना। सलूशन वो होगा जो लोग मांग रहे हैं, उन्हीं का जो डिमांड होगा उसी को अल्टीमेटली एक्सेप्ट करना इज़ द सलूशन। उसकी वजह कि बाहर से कोई भी हल उनके ऊपर थोपना जो है ना, वो उसी तरह से है जिस तरह ब्रिटिश एम्पायर यूके में बैठ के हिंदुस्तान के फैसले करती थी। तो उनकी डिमांड्स क्या हैं ये मैं वन बाय वन पढ़ देता हूँ ताकि आप लोगों को भी अंदाज़ा हो जाए कि कौन सी इसमें ऐसी डिमांड है जो कि इस कदर इलेजिटिमेट है जिस पे बात ही नहीं होनी चाहिए। आपको शायद ये लग रहा हो ना कि ब्लैकआउट इसलिए हो रहा है कि शायद इतने अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इतने एब्सर्ड क्लेम कर दिए हैं लोगों ने कि ये दिखाने के काबिल नहीं है। तो ज़रा देखिए कि क्या क्या क्लेम्स हैं। सबसे पहला जो मुतालबा है वो ये है कि जो वीट सब्सिडी थी 2022 के रेट्स पे दोबारा से रिज्यूम की जाए, बहाल की जाए। हर आदमी को 9 किलोग्राम गंदम की जो है वो सप्लाई पर मंथ इंश्योर की जाए हर आदमी को। अब ये वो मुतालबात हैं जो मेरा ख्याल है कि 17वीं सदी में ना सब कॉन्टिनेंट के लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट से मांग रहे थे। शर्म की बात है कि 2024 के अंदर जब दुनिया और हिंदुस्तान चांद पर पहुंच चुका है तो हम सिर्फ आटे की बोरी का इंतज़ार कर रहे हैं बैठ के। दूसरी चीज़ जो उन्होंने मांगी वो क्या थी कि गिलगित फाइनेंस एक्ट जो आप लेकर आए GB का 2023 का, उस पर जितनी भी चीज़ों पे आपने टैक्सेशन की है उसको वापस लिया जाए। आप ये खुद सोच लें कि अगर एक एरिया को आपने रिकगनाइज़ ही नहीं किया एज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान तो फिर आप उसके ऊपर टैक्सेशन कैसे कर सकते हैं? वो बड़ा मशहूर नारा भी है कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। अगर उनकी रिप्रेजेंटेशन विफाक के अंदर है ही नहीं, सेनेट के अंदर है ही नहीं, नेशनल असम्बली में है ही नहीं, तो टैक्स पर किस बात पे लगा रहे हैं? इसका कोई जवाब नहीं है, इलेजिटिमेट है। तीसरी डिमांड क्या है कि जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैं वो आर्टिफिशियली जो पावर क्राइसिस क्रिएट करती हैं, ये बिजली का क्राइसिस की बात हो रही है, उसको आप वापस लें। उसकी वजह यह है कि दरियाए सिंध जो कि इलाके का, इस पूरे रीजन का सबसे बड़ा दरिया है, वो पाकिस्तान में आता ही गिलगित से है। आप हिसाब लगाइए कि सबसे लंबा और सबसे ज़्यादा जो बड़ा रिसोर्स है पाकिस्तान का वो दरियाए सिंध है। तो वो जिस रीजन में बह रहा है वहाँ पे लोगों के पास बिजली नहीं है। बिजली कहाँ है? लाहौर में और दीगर जगहों पे और बड़े शहरों में। ये बिल्कुल वही केस है जो बलूचिस्तान के लोग जो बात करते हैं, और उन पर भी वही फतवा लगता है जो गिलगित के लोगों पे लग रहा है। तो इसमें नहीं कौन सी गैर अखलाकी डिमांड है, इसका भी तयन आप कर लें। इसके बाद अगर देखा जाए तो चौथी डिमांड जो अवामी एक्शन कमेटी है उसकी ये है कि जो नेशनल फाइनेंस कमीशन है उस पर जो इतलाक है गिलगित पे भी किया जाए उसका, क्योंकि उसके तहत रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का एक फार्मूला था जिस पे बलूचिस्तान को, खैबर पख्तूनख्वा को फंड्स मिलने थे, स्पेशल अवार्ड्स मिलने थे। वही सूरत हाल अगर आपने गिलगित पे 4th शेड्यूल लगाना है, टैक्स लगाना है, तो फिर NFC भी दे वहाँ पे, 18वीं तरमीम का इखलाक भी करें वहाँ पे। पाँचवा जो उनका मुतालबा है वो ये है कि जो लोकल्स हैं उनके ऊपर जो अनकल्टिवेटेड लैंड्स हैं या बैरन लैंड्स हैं उस पर रिफॉर्म्स का बिल लेकर आया जाए, यानी कि जो लोकल लोगों की ऑनरशिप है ज़मीन की उसको रिकगनाइज़ किया जाए। ये ऐसा नहीं है कि आज मैं ज़मीन का मालिक हूँ और सुबह मैं सो के उठूँ तो एक गाड़ी आए और वो कहे कि आप यहाँ से हट जाएँ, आज से ये हमारी, आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है इससे। तो अगर उनके पास ऑनरशिप ही अपनी लैंड की नहीं है तो फिर उनके पास सिक्योरिटी ऑफ लाइफ या गारंटी ऑफ रिसोर्स क्या होगी? कि अगर मैंने जिस घर के ऊपर मकान बनाया हुआ है या आते में जहाँ पर मैंने काश्तकारी की हुई है, अगर मुझे ये नहीं पता कि अगले साल मेरा होगा नहीं होगा तो मेरा क्या फ्यूचर है या बच्चों का क्या फ्यूचर है?
छठा मुतालबा क्या है? छठा ये है कि GB असम्बली को रिप्लेस किया जाए कंस्टिट्यूएंट असम्बली से, यानी कि एक दस्तूर साज आइन साज असम्बली क्रिएट की जाए जो अपना आइन बना सके एटलीस्ट। अगर आपने GB असम्बली वहाँ बना रखी है, सिर्फ पपेट शो है और कुछ नहीं है। सबको मालूम है कि एक सरकारी मुलाजिम की वक़्त उस असम्बली से ज़्यादा है और वो कोई भी फैसला करने से पहले उसकी तरफ देखते हैं। आगे बढ़ें तो जो दयाबर पाशा डैम से मुतल्लिक 7वां मुतालबा है वो ये है कि 80% जो रॉयल्टी है हाइडल प्रोजेक्ट्स की जो कि दयाबर पाशा पे चल रहे हैं उसके तहत रॉयल्टी दी जाए गिलगित के लोगों को, यानी कि बिजली के ऊपर सब्सिडी दी जाए 80%। उसकी वजह यह है कि रिसोर्स सारा इंडिजनस है। यही मुतालबा कश्मीर में नीलम जेलम पे लोग कर रहे थे जब बिल जलाए गए रिसेंटली, आपको याद होगा। यही मुतालबा यहाँ के लोगों का है कि ये रिसोर्स किसका है? उनके लोगों का है। लैंड किसकी है? इंडिजनस लैंड है, उनके लोगों की है। तो सब्सिडी उनको मिलनी चाहिए ना बिल के ऊपर, या वो महंगी बिजली खरीदें जो कि आए भी ना और फिर भी बिल आते रहे वहाँ पे। 8वां मुतालबा उनका ये है कि तमाम जो माइनिंग लीजेस हैं, यानी कि जो ठेके हैं कानकनी के, उस पे जो नॉन लोकल्स को आप अवार्ड्स दे देते हैं या ठेके दे देते हैं, वो भी उनके हुकूक पे दरअसल डाका मारने वाली बात है। उसकी वजह है कि कितनी वहाँ पे नौकरी हैं, कितनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कितनी वाइट कॉलर जॉब्स हैं गिलगित में। वहाँ तो सुसाइड कर रहे हैं नौजवान डिप्रेशन में आके। उसकी वजह यह है कि इतना क्राइसिस क्रिएट हो जाता है कि समझ नहीं आती, डिग्री ले रखी है, काम क्या करना है ये पता नहीं है, घर छोड़ना आपके लिए लाजिम हो जाता है, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है आपके पास कहीं जाने का। तो जो इंडिजिनस लैंड थी वहाँ पर बैठ के अगर आपने काम करना था, नौकरी करनी थी, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि बाहर से लोग आए, उनको ठेके मिल गए, और जो लोकल्स थे ना उनको कोई ठेका मिला और ना उनको किसी ने रिकगनाइज़ किया कि इनका भी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कोई हक बनता है। इसके अलावा अगर बात की जाए 9वें मुतालबे की जो 9th डिमांड है वो ये है कि टूरिज़म और ट्रांसपोर्टेशन की इंडस्ट्री गिलगित की बनाई जाए और उसको रिकगनाइज़ किया जाए। अब बात यह है कि जितना भी हम बढ़ा चढ़ा कर इस बात को पेश करते हैं कि करोड़ों रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा होता है GB के टूरिज़म से, लेकिन वो किसकी पॉकेट में जाता है? जो लोकल्स हैं उनकी पॉकेट में सिर्फ 10-20% भी नहीं जाएगा। उसकी वजह यह है कि टैक्सेशन जितनी भी होती है वो सारी सेंटर ले जाता है। तो GB के पास तो टैक्स की कलेक्शन का कोई फार्मूला उस तरह से है ही नहीं, वो तो स्टेट पे डिपेंडेंट है कि वो सब्सिडी देगी तो काम चलेगा, अदरवाइज़ नहीं चलेगा। तो इस पर टूरिज़म इंडस्ट्री को वो कहते हैं कि हमें यहाँ पर इंडिजिनस पावर दी जाए। इसके साथ साथ जो 10वां मुतालबा है वो शौंतर टनल के हवाले से है, क्योंकि अभी आपको मालूम है कि तकरीबन साल में 3 महीने के अलावा जब बाबूसर टॉप खुलता है तो उसके अलावा अगर आपने सफ़र करना है गिलगित की तरफ इस्लामाबाद से तो 14-15 घंटे का दुशवार गुजार तरीन रास्ता है, जिसमें सड़कें टूटी हुई हैं। चलास में क्या रीजन की सूरत हाल है वो भी आपको पता है। तो ये टनल की कंप्लीशन जो है इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपने टूरिज़म इंडस्ट्री के साथ भी जस्टिफिकेशन करनी है, इंसाफ करना है, तो आपको एटलीस्ट रोड तो देनी पड़ेगी इस तरह की जो कि वायबल हो, लोगों के लिए एक्सेसिबल हो। अभी तो सूरत हाल ये है कि जो एलीट क्लास का है वो तो शायद चला जाए 40-50 हज़ार रुपया लगा के टूरिस्ट बस लेकर यहाँ से, पंजाब से या कहीं और से। लोकल्स को जिस ट्रांसपोर्ट में जाना पड़ता है वो तो आपको अच्छी तरह इल्म है किस किस्म की है। तो इसके लिए लाहौर में अगर आप कलमा चौक से लेके कैवलरी ग्राउंड तक तकरीबन 20 अरब रुपया लगा सकते हैं तो यहाँ भी लग सकता है, लेकिन चूंकि वहाँ से वोट नहीं लेना इसीलिए तो ट्रीटमेंट थर्ड क्लास सिटीजन वाला ही रहेगा उसमें। इसके अलावा 11वां मुतालबा जो है उनका वो ये है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया जाए GB के अंदर। अब ये वो लोग हैं जो मैं समझता हूँ शायद पूरे पाकिस्तान में इनसे ज़्यादा लिटरेसी और एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी कोई भी डिज़र्व नहीं करता। उसकी वजह यह है कि अपने आप के ऊपर मैं वहाँ जाके म्यूज़िक स्कूल्स देख कर आ चुका हूँ। वहाँ सोशल डायनामिक्स ऐसी हैं कि ख़वातीन की एम्पावरमेंट अनप्रेसिडेंटेड है। वो हालात हमने देखे ही नहीं एज़ पंजाबी और एज़ अनदर सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान जो कि मेन स्ट्रीम में रहता है कि वहाँ ख़वातीन की इतनी एम्पावरमेंट है। तो ऐसे लोग जिनकी वैल्यूज़ के अंदर ही इतनी एनलाइटनमेंट थी कि वो ख़वातीन को एजुकेट करना प्रायोरिटी समझते हैं, उसके बाद मर्दों की बारी आती है। अगर वो आपसे मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज मांग रहे हैं तो इसमें क्या अनजस्ट है, इसका भी तयन आप कर लीजिए। इसके बाद 12वां मुतालबा जो है वो ये है कि ख़वातीन के लिए यूनिवर्सिटी बनाई जाए GB के अंदर, जो अब तक नहीं है। अभी तक सिर्फ और सिर्फ बुनियादी तालीम तो वहाँ मिल सकती है, लेकिन अगर ख़वातीन ने अपनी यूनिवर्सिटी की डिमांड उनको चाहिए या वहाँ लिटरेसी के लिए तालीम हासिल करने के लिए जाना है तो इस्लामाबाद आना पड़ेगा, लाहौर आना पड़ेगा या कहीं और जाना पड़ेगा। इसके बाद जो एंशिएंट ट्रेड रूट्स हैं और जो सड़कें हैं उनको बहाल किया जाए। अब दिस इज़ बेसिकली अ सिविलाइजेशन सॉर्ट ऑफ अ थिंग कि आपको समझनी पड़ेगी कि इसकी तारीख कितनी पुरानी है और हर चीज़ 47 के बाद हमारी तो शुरू होती है, लेकिन इसके लिए पढ़ना पड़ेगा कि उससे पहले वहाँ पर क्या था। और क्या सिर्फ एक लकीर खींच देने से ट्रेड भी बंद हो जानी चाहिए, मार्केट्स भी बंद हो जानी चाहिए,
या नफ़रत की बुनियाद के ऊपर मार्केट्स का बॉयकॉट करके लोकल लोगों को नुकसान पहुंचाना नेशनलिज्म है? ये भी मेरी बेवकूफ़ी है, आपको पता है। इसके बाद जो 14वां मुतालबा इनका वो ये है कि BSDP के कॉन्ट्रैक्ट्स लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए जाएं। अब पब्लिक सर्विस के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें बहुत से मंसूबे आ सकते हैं, पॉवर्टी एनिवेशन के आ सकते हैं, कंस्ट्रक्शन के आ सकते हैं, उसमें भी जो कंपनियां हैं वो सब बाहर से आती हैं ऑलमोस्ट, तो उस पर भी लोकल्स के पास कोई चीज़ नहीं है। और जो आखिरी मुतालबा इनका वो ये है कि जो नेटको यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है जो गवर्नमेंट के अंडर वहाँ काम करती है, बसेस चलाती है, इसका प्रॉफिट इन्हेंस करने के लिए जो वीट सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट है वो इनको दिया जाए, यानी कि कार्गो का। तो नेटको की सूरत हाल क्या है? अगर आपने कभी सफ़र किया होगा तो कानों को हाथ ज़रूर लगाए होंगे, क्योंकि आपने तो देखा है कि किस तरह से वो सफ़र के नाम पे इंसानों को वो जानवरों की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। तो ये सूरत हाल है कि इन 15 में से एटलीस्ट मुझे तो कोई मुतालबा ऐसा नहीं लगता जो कि इतना रेडिकल हो कि लोगों की बात ही ना सुनी जाए। इन 15 में से मुझे कोई चीज़ ऐसी नहीं लगती जो कि जिस बारे में आप अगर डिमांड करें या मुतालबा करें तो आप एंटी स्टेट हो जाते हैं, जिस बारे में बात करने से आपकी कवरेज को ब्लैकआउट कर दिया जाए। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर अब भी कुछ लोग ये सोचते हैं कि पूरे पाकिस्तान में एजिटेशन की मूवमेंट्स चल रही हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में अभी धरने ख़त्म हुए, इसके अलावा PTM के जो धरने थे उसके हवाले से आप देख लीजिए क्या हो रहा है, लीडर कहाँ हैं उनके ये भी आपको पता है। बलूचिस्तान में जब वापस जाती है मारन बलोच की तहरीक, कितने लोग आते हैं आपको पता है। तहरीक इंसाफ के लोग किस तरह एहतजाज कर रहे हैं अच्छी तरह आपको पता है। कितने लीडर उनके जेल में हैं, कितने प्रोटेस्ट को क्रश किया जा रहा है, सप्रेस किया जा रहा है, आपको पता है। कश्मीर के अंदर रिसेंटली जो एहतजाज हुए जिसमें बिल जलाए गए, जिसमें कहा गया कि हमारे पास कोई राइट नहीं है, जिसमें कहा गया कि यहाँ से पानी जो गुजरता है उसकी बिजली भी हमें नहीं मिलती, उसको कैसे ट्रीट किया आपको पता है। आज आके सिर्फ एक पीसफुल रीजन बचा वो गिलगित बल्तिस्तान था। वहाँ पहले आपने मजहबी मुनाफरत के बुनियाद के ऊपर पर्चे काटे, अभी आप गंदम की बेस पे लोगों को -10 की सर्दी में जरीद कर रहे हैं। अब आप बताइए कि पूरे पाकिस्तान में कोई एक रीजन ऐसा है जहाँ पर बिल्कुल कोई ऐसी सोशल मूवमेंट ना चल रही हो जिसकी कोई डिमांड आप मान रहे हो। तो ये एक इनिशियल साइंस होते हैं एक रियासती ढांचे की इतनी वल्नरेबिलिटी के इसके बाद डैमेज कंट्रोल ही मुश्किल हो जाता है। तो मुतालबा जो इनका है एक्सपेक्ट यही करते हैं कि उसको माना जाएगा, माना नहीं भी जाएगा तो उनसे निगोशिएट तो किया जाए कि एटलीस्ट ये चीज़ प्रैक्टिकल है, चलें 7 नहीं 8 नहीं 9 नहीं 10 नहीं, चंद चीज़ें तो आप मान सकते होंगे ना जो बेसिक तरीन है, जो गंदम के हवाले से हैं या फिर जो टैक्सेशन की रिवर्सल के हवाले से हैं, ज़मीनों के हवाले से हैं। तो अगर इन चीज़ों को एड्रेस नहीं किया जाता तो फिर ये एक्सपेक्ट करना छोड़ने के एक इलेक्शन होगा जिसके अंदर एक पार्टी का निशान नहीं होगा और एक नया बादशाह आके बैठ जाएगा, वो फैसले करेगा और मुल्क में स्टेबिलिटी वापस आ जाएगी। स्टेबिलिटी ऐसे नहीं आती, टॉप डाउन अप्रोच नहीं होती, बॉटम अप अप्रोच होती है। आवाम के मुतालबात को एक्सेप्ट किए बगैर ये सोच नहीं सकते आपके कोई नया बादशाह आने का ऐलान होगा और सब ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। इन तमाम सोशल मूवमेंट्स की डिमांड को कंसीडर किए बगैर पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती और ये इन लोगों का राइट भी है। थैंक यू। बाकी यार मुझे तो एक ही मुतालबा इनका थोड़ा नाजायज है, बाकी सारे जायज ही हैं। वो जो इनका असम्बली वाली बात बोल रहे हैं वो इनका मानना थोड़ा मुश्किल होगा हमारी हुकूमत के लिए। तो बाकी जितने भी मुतालबात हैं यार, एक भी मुतालबा ऐसा नहीं है जो मतलब ये इतना बुरा हो कि जिसके ऊपर मतलब वो इतना एहतजाज लंबा खींचा जा रहा है, उनके लिए इतनी मुश्किलात बन रही हैं। सारे सारे मामला इतने हैं। वो जो ट्रांसपोर्ट वाला बताया वो तो इतना ईजी है, वो तो वाकई लोकल को देना चाहिए, वहाँ की हुकूमत को देना चाहिए, वो लोग उससे पैसे कमाएं। तो उसमें हमारा तो बनता ही नहीं है कि पाकिस्तान वहाँ उससे भी पाकिस्तान ले जाए। बिजली बन रही है वो भी पाकिस्तान, उसमें जो बड़ा वो उन्होंने बोली है नदी है उसका पानी आ रहा है और उसमें बिजली बन रही है वो भी इधर ही है, उनको नहीं मिल रही। जहाँ तो इतना यार इतने जुल्म, हाँ वही वो इतने जुल्म हो रहे हैं। तो यार इसके साथ तो मामला खराब ही होता रहेगा। फिर हर जगह एहतजाज हो रहे हैं तो यार कहीं ना कहीं तो यार इन्हें सोचना चाहिए कि हम किसी ना किसी कौम को तो राजी कर लें यार। ये नहीं कि ये हर होता है कौम हमसे कि कोई नाराज हो भी रही है। ऐसी जगह जहां से आप बेनिफिट ले रहे हैं, जहां पर आपने टैक्सेस लागू किए हुए हैं, तो जो वहां के लोग होते हैं, जो लोकल लोग होते हैं, उनका पहला हक होता है। जो भी गवर्नमेंट हो, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट हो, किसी भी एरिया से अगर वो मादनियात हासिल कर रही है, टूरिज्म का बेनिफिट्स ले रही है या इस तरह की चीजें किसी भी किस्म का कोई बेनिफिट ले रही है उस जगह की वजह से, उस प्लेस की वजह से, तो जो वहां के लोकल लोग हैं उनका बुनियादी हक पहला होता है।
उनको उनका हक दिया जाता है। उसके बाद जो है जाके तो ये जो असूल बने हुए हैं टैक्सेस वाले, ये लगाए जाते हैं या जितना भी बेनिफिट्स बनता है वो फिर कवर अप किया जाता है। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं उनको वो चीज़ें, वो सहूलियात पहले से मुयस्सर नहीं है और मज़ीद उनके लिए तंगी और तकलीफ का जो प्रोसेस है वो किए जा रहे हैं, पॉलिसीज़ इस तरह की बनाई जा रही हैं कि उनका सर्वाइव करना भी मुश्किल हो गया है। अभी गंदम की वो बात कर रहे हैं तो गंदम पे इतना ज़्यादा टैक्सेस लग 80% चुका है कि टैक्स लगे 80% टैक्सेस है। तो बन वहाँ गए। का जो एग्रीकल्चर निज़ाम है, जो चल ही उसी बेस पर रहे हैं, उनके पास ज़रिया माश ही वही है। हम्म, एग्रीकल्चर का ज़्यादा उनका ज़रिया माश है। तो ऐसे लोगों के लिए लाइफ़ को फिर सर्वाइव करना कितना ज़्यादा मुश्किल है, ये कोई आम इंसान सोच भी नहीं सकता। तो बिल्कुल ये ज़्यादती है जो कि नहीं होनी चाहिए। हम पहले भी यही कहते हैं कि जिस भी एरिया से यार मादनियात ली जाती हैं, उस एरिया के जो लोग हैं, उनका भी ख़्याल किया जाए। बिल्कुल। कोशिश की जाए कि उनको फैसिलिटीज़ दी जाएँ। हम्म, कश्मीर की अगर बात है तो हम पहले भी कहते हैं कि कश्मीर से अगर पानी गुज़रता है, तो पहली बात तो ये है कि उनको बिजली फ्री नहीं तो सस्ती कर दी जाए उनके लिए। बिल्कुल। चलें इतना तो कर सकते हैं, जितनी कैपेसिटी आप उनके लिए उतनी फैसिलिटीज़ दें उनको, उनका हक है। तो दूसरी चीज़ें ये हैं कि गिलगित-बल्तिस्तान के जो लोग हैं, वो इस वक़्त जितने यार निकले हुए हैं रोडों पर, तो किस कदर वो मुश्किल हालात में, इतनी ठंड में, इस तरह वो बच्चों को भी लेकर आए हुए हैं और मुतालबात जो हैं उनके वो बड़े जायज़ हैं, वो उनके बुनियादी हकूक हैं। हम्म, जब वो अपने बुनियादी हकूक माँगते हैं तो हमें डिस्ट्रीब्यूटर एरिया याद आ जाता है। लेकिन जब हमने टैक्सेस उनसे लेने होते हैं और टूरिज्म का बेनिफिट्स हमने लेना होता है तो फिर वो पाकिस्तान की जो है वो सल्तनत के एरिया में आता है, फिर वो पाकिस्तान का हिस्सा है, हम्म। फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। और यार जो रोड्स का बताया इन्होंने वो तो वाकई यार बहुत मुश्किल है। ये तो मेन जो जरूरत है उनकी कि मतलब उन्होंने रोज आना उनकी जाना है ज़रूरत तो है वो भी और नहीं कर दूसरी रहे चीज़ अभी ये है तक। कि टूरिज्म एरिया जो है हाँ, उसकी रोड्स ठीक नहीं है। ठीक यार नहीं है। एक मुल्क जो होता है ना उसकी रीढ़ की हड्डी होती है ये टूरिज्म जो होता है। तो उसी तो पे इतना उसको आपने ठीक करना है तो अपने बेनिफिट के लिए करना है। चले उन लोगों को भी सहूलियात है, उनको भी बेनिफिट्स हैं। बिल्कुल। और ये जो है ना बहुत मतलब ये काम खराब हो रहा है इन लोगों की भी यार। वो भी पाकिस्तान के साथ सरवाइव कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ हैं वो, इस वजह से एहतजाज नहीं कर रहे हैं। हमने लग भी नहीं होना। कोई ऐसा एहतजाज करें तो हमें बोलें कि वो लोग गलत कर रहे हैं। वो अपने बेसिक हकूक मांग रहे हैं और हमारी हुकूमत पता नहीं क्यों यार इन चीज़ों से भी मतलब किनारा कशी कर रही है। मैं तो ये बोलता हूँ कि पाकिस्तान में जल्द कोई ऐसी जमहूरियत वाली हुकूमत आए जिससे बंदा सवाल तो कर ले सके ना। अभी जो हुकूमतें चल रही हुकूमत हैं, है किधर अभी? अभी जो हुकूमत चल रही है, हम तो उनसे सवाल भी नहीं कर सकते। करेंगे तो प्रॉब्लम हमारे लिए भाई बन आप जाएगी। इन एरिया की बात कर रहे हैं ना, ये सारी बातें इन्होंने की हैं। अभी पंजाब को ले लें, वो जिसकी उन्होंने कलमा चौक की बात की है, और वो छोटा सा एरिया है, और हम्म, वो यहाँ पे लाहौर में है बत्ती चौक, और ये एरिया जो है उन्होंने पूरी सजावट और हर चीज़ वहाँ पे इम्प्लीमेंट की है लेटेस्ट, ठीक है। हुँ, और अप टू डाउन मतलब उन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं है वहाँ पे, हुँ। फुल पैसा लगाया। क्यों? वहाँ पे उनकी मतलब वोटिंग पावर उन्होंने बढ़ा दी है। वोट बैंक के वो लिए उन्होंने बिल्कुल। किया है वोट बैंक के लिए, तो वहाँ पे उन्होंने किया है। लेकिन अभी भी आवाम से जाके राय ले लें, पूछ लें, तो कहेंगे जी ये तो हो गया, तो ये तो चलो ठीक हो गया। वो बाकी चीज़ें जो हैं, ये गैस का बिल, ये बिजली का बिल, ये पानी का बिल, ये क्यों ज़्यादा आ रहा है? हम पे टैक्स लग रहे हैं, और वो जो बीच में इंक्लूड किए हुए हैं टैक्स, जो एक्स्ट्रा फ्यूल एडजस्टमेंट और ये और वो हम पे क्यों डाले जा रहे हैं? वो भी रोते हैं इस चीज़ को। वो भी कहते हैं हमारी बेसिक सहूलियात जो है वो पूरी नहीं है। खुश ये भी नहीं है। हुँ, लेकिन इनके साथ जो है गिलगित-बाल्टिस्तान के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती है, क्योंकि इनको भी उतना भी नहीं मिल रहा, उसका 1% भी नहीं मिल रहा जो पंजाब के लोगों को मिल रहा है, या हम्म, और जो सिटीज़ हैं उनमें अवाम को जो प्रोवाइड किया जा रहा है, वो 1% भी इनके पास नहीं है। और जो हक माँग रहे हैं, उसके ऊपर जनाब इनको फ़ोर्सफुली जनाब दबाया जा रहा है, और इनकी आवाज़ ऊपर नहीं आने दे रहे। इतना खूबसूरत इलाका है टूरिज्म के लिहाज से और हम्म, पाकिस्तान का वो मेन इलाका है टूरिज्म के लिहाज से अगर देखा जाए तो वहाँ के लोगों की तो ये हालत ही नहीं होनी चाहिए। वहाँ के बिल्कुल। तो लोगों को खुशहाल होना चाहिए। वो उधर अवाम ने मेरे ख़्याल में रोड का नाम मेरे ज़हन में नहीं है, अवाम ने वो जो है वो रोड ख़राब हुई, और अवाम ने खुद पैसा लगा के इधर-उधर से फंड इकट्ठा करके उस रोड को कंप्लीट किया। ये लैंडस्लाइडिंग वग़ैरह और ये चलता है काम वहाँ पे होता है, ठीक है? और वो रोड ख़राब हुई तो उन्होंने वो रोड जो है आप ठीक की। वो रोड जो उन्होंने क्रिएट की है वो लैंडस्लाइडिंग के बाद भी वहाँ पे रही। उसके ऊपर दोबारा लैंडस्लाइडिंग हुई, और हम्म, वो रोड वहीं पे थी, ठीक है? इसमें एक और पॉइंट है कि जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं, आगे काम करते हैं, जिनको ठेका दिया जाता है, वो इतने 2 नंबर काम करते हैं, इतना 2 नंबर मटीरियल यूज़ करते हैं फिर, ठीक है? और करप्शन करते हैं कि भाई वो नहीं टिकी, और जो लोकल्स ने फंड लेकर खुद तैयार की है, और वो लैंडस्लाइडिंग के बावजूद, क्योंकि हुँ, इतने पत्थर गिरते हैं, मिट्टी गिरती है, उसके बावजूद वो सड़क जो है
वो जितना हिस्सा उन्होंने क्रिएट किया था वो वहीं पे रहा है, वो हिला नहीं है। तो वो कैसे हो गया? मतलब वो उनसे बेहतर करप्शन के उन्होंने बगैर वो करप्शन उन्होंने नहीं की, ओरिजिनल बगैर चीज बने। लगी हुई थी, ठीक है ना? और मटेरियल एक नंबर था, उसके बाद नीयत उनकी ठीक थी। और जो काम हो रहा है गवर्नमेंट कर रही है वो अपने मफाद के लिए ही करेगी, नो डाउट। ये पाकिस्तान है, एक चीज तो समझ गई है, ये तो अभी इस उम्र में आके समझ आई है कि पाकिस्तान में है। तो एक बच्चे की वीडियो है, जब वो आंखें खोलता है तो एकदम हैरानगी से गुस्से से देख रहा होता है, तो नीचे लिखा हुआ था, इसको पता चल गया कि ये पाकिस्तान में पैदा हो गया। ठीक है ना? कि मतलब अब लग गए हम्म। हर तरफ से, ठीक है, हम्म बिजली पानी गैस, ठीक है, अपने मुस्तकबिल को लेकर ये सारी सोचें आएंगी। बिला वजह का जनाब प्रेशराइज किया जाएगा, आपको आज़ादी राय बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें अपोजिट होंगी, आप क्यों आप पाकिस्तान में। तो ये चीज़ें जो हैं, ये गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट आएगी, कोई ऐसा बंदा आएगा जो सोचेगा, कम से कम वो दर्द दिल रखता हो इंसानियत के लिए, तो फिर वो आगे बात करेगा। हम ये थोड़ी है कि अभी आके जनाब वो इस गवर्नमेंट को, या ये जिसकी बात कर रहे हैं गंजे की, नवाज शरीफ की, उसको आप लेके आ जाएं और उसको आप बोलें कि 5 बार 4 बार पहले लुटा है, भाई एक बार और सही, ठीक है ना? तू एंजॉय कर, साड़ी खैर है। तो हम्म ये अवाम पे जो टैक्स लगा हुआ है, किसने पे करना है भाई? तो बंदे कहते हैं ना कि रक्शे को आग लगा दी, खुदकुशी कर ली और जान छूट गई। भाई जान नहीं छूटनी, आपकी नस्लों ने फिर वो पे करना है। वो देंगे आप आईएमएफ को वापस, तो उसके बाद आप कुछ ये आए इसीलिए अभी जो उन्होंने बीच में मेंशन भी कर दिया एट द एंड कि कुछ को निशान नहीं मिले, ठीक है, और कुछ को मिल गए हैं, और वो भी उन्होंने पॉइंट इसलिए मेरे ख्याल में मेंशन किया है। तो और ये जो चीज़ें चल रही हैं, इम्प्लीमेंट हो रही हैं पाकिस्तान में, मुझे नहीं लगता ये बेड़े गर्क है, नो डाउट। और जो सच्चाई है वो उसको बताना चाहिए। इधर तो ये पंजाब सिटी में नहीं हो रहा काम, बहरहाल हमारे जी, पंजाब में नहीं हो रहा, ये तो वहां पे कैसे होगा? आप सोचें कि वो जो उन्होंने शर्तें रखी हैं, ये कैसे होगा? मुश्किल ही अफसोसनाक है चीज बस। है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो इस पर बात करते हैं हम तो बलूचिस्तान पर भी बात करते हैं कि वहां से हम मादनियात लेते हैं गैस की, और बड़े अफसोसनाक ये चीज है कि वहां के लोगों को गैस मुयसर नहीं है। हम्म। बलूचिस्तान के लोगों को गैस मुयसर नहीं है, जबकि हम वहां से हमारे जितने भी ज़खायर हैं पाकिस्तान के इस्लामाबाद को, पंजाब को, वहीं से मिल रही है। तो कितनी अफसोसनाक चीज़ है कि जिस जगह से हम मादनियात या मफाद परस्ती ले रहे हैं, बेनिफिट्स ले रहे हैं, लेकिन वहां के जो लोकल एरिया के जो लोग हैं जिनका वो पहला हक है, हम उनको हक जो है उनका नहीं दे रहे। तो फिर इस तरह एहतजाज ही होंगे, फिर क्या होगा? ये कुछ फंडामेंटल राइट तो हमने कभी किसी को नहीं देने, और ये जितने भी इन्होंने बताए ये उनके बेसिक जो राइट्स हैं वो हैं। ना तो को वो मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं, ना कुछ और है। ना तो वो कह रहे हैं कि हमें क्लाशनकोफे दें, हमें ये गन्ने दें, हमें ये टैंक दें, या हम ये करेंगे वो करेंगे। वो तो एक गंदम मांग रहे हैं, अपना हिस्सा मांग रहे हैं, अपनी रोड्स मांग रहे हैं, अपने कॉलेज मांग रहे हैं, अपनी यूनिवर्सिटियां मांग रहे हैं, अपनी लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, पढ़ाई के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। और उसके अलावा रोड्स जो हैं वो मांग रहे हैं। और जो अपना मतलब कि वहां पे अगर कोई ठेका मिलता है तो अपनी लोकल कंपनी को दिलाना चाह रहे हैं। तो इसमें बुरी क्या बात बुरी है? तो कोई बात नहीं। कोई भी बुरी बात नहीं है। और कौमी असम्बली जो नाम की बनाई हुई है, वहां पे भी वो कह रहे हैं कि कौमी असम्बली में भी हमारा कुछ ना कुछ तो रोल हो ना, कि हम जो कानून बनाए वो भी लागू हो। या तो गवर्नमेंट ऐसा करे, जो भी है पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो ये करे कि जो कश्मीर का स्टेटस है वो चेंज करे, जैसे इंडिया ने कश्मीर ने कर दिया। तो यहाँ पे भी वैसे ही करें और खुल के जो है वो सारा कुछ करें। लेकिन वो ऐसे नहीं कर सकते ना, ऐसे करेंगे तो फिर कश्मीर जो इंडिया कश्मीर का स्टेटस है उसको कैसे चेंज करवाएंगे? फिर तो खत्म हो जाएगी, बात ही खत्म हो जाएगी। तो वैसे जो है वो बीच-बीच में वो उस रूल को भी तोड़ रहे हैं कि बाहर से लोग जो हैं वो ज़मीनें खरीद रहे हैं। हालाँकि वो रूल बना हुआ है, वो एक एग्रीमेंट है जो कि बाहर का बंदा नहीं खरीद सकता, लोकल ही खरीद सकता है। वहाँ पे रहाइश बना सकता है परमानेंटली। तो बाकी उसके अलावा जितनी भी इन्होंने बोला है कि ये रोड्स हों, तो रोड्स वाक़ई टूटी हुई हैं। तो वहाँ पे भी खर्चा होना बड़े चाहिए, गलत उनको बोलते वो हैं। भी मिलना चाहिए सारा कुछ। और उसके अलावा और उन्होंने यार माँगा क्या है? उन्होंने तो अपने हक के लिए ही माँगा है ना। ये जो बसेज़ का है, वो सारा ठेका खुद लेना चाह रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का जो भी है सारा वो खुद करना चाह रहे हैं अपनी लोकल कंपनियों के ज़रिए। और बाहर का बंदा नहीं वो चाहते कि बाहर की कंपनी आके वहाँ पे काम करे। तो इसमें बुरा कुछ भी नहीं है, बाहर की कंपनी जो है वो अपने बाकी एरियाज़ में करें। तो बिल्कुल। लोकल का ज़्यादा मतलब रूल होता है, तो लोकल को रूल देना चाहिए, लोकल को हकमियत भी देनी चाहिए। और दूसरा जो है वो उसको वो क्या कह रहे थे, एक एक हकमियत थी, एक दूसरा मुझे मिट्टी अभी ज़हन पाओ में नहीं चलो। आ रहा। मिट्टी नहीं ना पानी कह रहा मिट्टी पाओ मिट्टी तो पा-पा के हमने बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का।
हर बात पे मिट्टी पा देते हैं। और लेकिन ये है कि ये फंडामेंटल राइट है और ये मिलने चाहिए उनको, और बिल्कुल मैं तो यही कहूँगा कि मिलने चाहिए, सबको मिलने चाहिए, चाहे बलूचिस्तान है, चाहे पंजाब है, चाहे खैबर पख्तूनख्वा है, चाहे सिंध है, चाहे गिलगित बल्तिस्तान है, चाहे कश्मीर है, सबको मिलना चाहिए। सबको सहूलतें मिलें, पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे बिल्कुल और लोग जो हैं वो आसानी से रहें और लोगों को जितने भी सहूलतें हैं वो मिलें, और हम तो यही चाहते हैं बस। बिल्कुल, ज़ुल्म जब तक ऐसे अब चलता रहेगा तब तक फिर वो ये है कि रब का भी जो है ना कुदरत भी कोई मतलब हेल्प या मदद नहीं करेगी। हम खुद ही पाकिस्तान में ऐसे काफ़ी हमारे बड़ों ने मतलब कह लो जो पाकिस्तान चलाने वाले हैं, ऐसे-ऐसे कानून बना दिए, ऐसे-ऐसे काम कर रहे हैं तो कुदरत का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा हमें, ना कहीं से पाकिस्तान से कोई गैस और मिल रही है, ना कोई ये सब कुछ है, ये ज़ुल्म की हुकूमतें चल रही हैं। इनको अक्ल पता नहीं क्यों नहीं आ रही कि हम जब कुदरत पे भरोसा करके बैठेंगे, इनको हक देंगे तो कुदरत और देगी। इंडिया में देखो गैस भी निकल आई है, वो देखा आपने पीछे दिन हमने वीडियो की। वो क्या कर रहे हैं अपने लोगों को राइट्स दे रहे हैं, आज़ादी है बोलने की, किसी सियासी पार्टी को वोट दे सकते हैं। ये चीज़ें हमारे मुल्क में भी होंगी तो यहाँ से भी बहुत कुछ निकल सकता है। पर पहले बेसिक यही है कि पहले हमें खुद को ठीक करना है। जो हमारे हालात जो बने हुए हैं या बनाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल ज़ुल्म वाले हैं, ज़ालिमों वाले हैं, तो ऐसों की अल्लाह भी मदद नहीं करता। इन्हें सोचना ये चाहिए। वैसे भी ये जितने भी मतलब कि कह लें कि अवाम हम खुद ही जो है वो डंगर हैं। तो अवाम डंगर है तो सारा कुछ हो रहा है और अवाम को जो कर रही है ना उसका सिला ही मिल रहा है। तो इसमें किसी का कसूर नहीं है, अवाम हम खुद ही जो हैं वो नहीं ठीक, और हम खुद ही बैन यकियाँ जो है ना वो नहीं छोड़ रहे, और बगैरतियों से वो कहते हैं ना कि टाँग नहीं पीछे ले रहे और घुस रहे हैं बगैरतियों में। जैसे कि मैं ये एक और बात भी कर रहा था कि इन भाई साहब से कर रहा था कि ये जहाँ पे जो फैक्ट्री बनी हुई है, तो हाँ, अगर वो फैक्ट्री बंद नहीं हो रही क्योंकि स्मेल होती है, और ये रिहाइश वाली जगह पे फैक्ट्री नहीं बन सकती और इजाज़त है ही नहीं है कहीं आबादी पे में भी, हो ही नहीं सकती। आबादी में नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे बनी हुई है, और लेकिन कोई भी जो है उसको बंद नहीं करवा पा रहा। तो मैं कह रहा था कि अभी जो है वोट का जो सीज़न चल रहा है, तो अभी ये हो सकता है कि या तो सारी अवाम एकाकार ले पूरा गाँव जो है, और पूरा गाँव कहे कि जो फैक्ट्री बंद करवाएगा वोट उसी का। तो तब जाके जो है वो फैक्ट्री बंद हो सकती है, लेकिन अवाम ही नहीं रलती, अवाम एक होती ही नहीं है। फिरता है ही नहीं। तो फिर अगर अवाम में ही नहीं है ये सारा कुछ है, अपने हक लेने का तरीका ही नहीं है, तो फिर वही होगा, जो जैसे पहले होता आ हुक्मरान रहा है। वो जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, तो यही चलता रहेगा। बहरहाल जी, उम्मीद ही कर सकते हैं और बाकी उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन यहाँ पे मुझे तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।